नमस्कार और आज की इस गहरी चर्चा में हम सभी का स्वागत है। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले ही बता दूं कि आज हम एक ऐसे विषय के पन्नों में उतरने जा रहे हैं जो जो काम करने के और सबसे महत्वपूर्ण नेतृत्व करने के हमारे नजरिए को पूरी तरह से बदल सकता है। बिल्कुल, और मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आज की इस चर्चा को लेकर काफी उत्साहित हूँ क्योंकि विषय ही कुछ ऐसा है। हाँ, तो आज का हमारा जो पूरा ध्यान है वो स्टीवन कॉटलर की मशहूर किताब द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल के 13वें अध्याय पर केंद्रित है। इस अध्याय का नाम है लीडिंग इम्पॉसिबल। जब भी ना महान उपलब्धियों की बात होती है तो अक्सर दिमाग में किसी एक अकेले इंसान या किसी जीनियस की तस्वीर उभरती है ना? हाँ, अक्सर लोग यही सोचते हैं कि कोई एक व्यक्ति आता है और अकेले ही दुनिया बदल देता है। मतलब हमारा मिशन आज ये जानना है कि कैसे आम लोगों से मिलकर असाधारण और इम्पॉसिबल टीमें बनती हैं। ये बहुत ही सटीक शुरुआत है। अगर हम इतिहास का थोड़ा गहराई से विश्लेषण करें ना, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि जितने भी बड़े बदलाव हुए हैं या जो भी महान आविष्कार हुए हैं, उनके पीछे हमेशा एक टीम का हाथ रहा है। टीम वर्क के बिना तो कुछ मुमकिन ही नहीं है। सही कहा। लेकिन यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये असाधारण टीमें किसी चमत्कार या महज किसी सहयोग का परिणाम नहीं होती। अक्सर लोग सोचते हैं कि कुछ बहुत ही टैलेंटेड लोगों को एक कमरे में एक साथ बैठा देने से अपने आप एक महान टीम बन जाएगी। हाँ, जैसे बस टैलेंट को साथ लाओ और जादू हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन किताब ये बहुत स्पष्ट करती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसके पीछे एक पूरा विज्ञान है और लीडरशिप की एक बहुत ही विशिष्ट कला है जिसे हम इम्पॉसिबल लीडरशिप कह सकते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। पारंपरिक लीडरशिप और इस इम्पॉसिबल लीडरशिप के बीच असल में बुनियादी फर्क क्या है? क्योंकि हम अक्सर लीडरशिप को कंट्रोल या नियंत्रण से जोड़कर देखते हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे लीडर वो है जो सबसे ऊपर बैठा है। हाँ, जिसके पास सारे सवालों के जवाब हैं। बिल्कुल, और जो सब कुछ कंट्रोल करता है। और यही वो सबसे बड़ी गलतफहमी है जिसे ये किताब तोड़ती है। देखिए, पारंपरिक लीडरशिप मुख्य रूप से आदेश देने और नियंत्रण करने के मॉडल पर चलती है। ये मानकर चला जाता है कि लीडर को सब पता है और बाकी टीम का काम सिर्फ उन आदेशों का बिना सवाल किए पालन करना है। यानी बस बॉस की बात सुनो और काम करो। हाँ, इसके विपरीत इम्पॉसिबल लीडरशिप इस विचार पर आधारित है कि लीडरशिप का असली काम कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि लोगों के भीतर छिपी हुई क्षमता यानी उनके पोटेंशियल को बाहर लाना है। मतलब लीडर एक तरह से फैसिलिटेटर का काम कर रहा है। बिल्कुल। महान लीडर्स का मुख्य काम आदेश देना नहीं, बल्कि एक ऐसा वातावरण तैयार करना होता है जहां रचनात्मकता अपने आप पनपे। और इस वातावरण की सबसे पहली शर्त है मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, या जिसे हम साइकोलॉजिकल सेफ्टी कहते हैं। लेकिन यहाँ एक व्यावहारिक सवाल उठता है। मतलब मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का मतलब क्या ये है कि किसी को कोई डर ही नहीं है? ये सवाल बहुत लाजमी है। हाँ, क्योंकि अगर लीडर डर या सख्ती का इस्तेमाल बिल्कुल न करे तो क्या अनुशासनहीनता नहीं फैलेगी? लोगों के मन में आ सकता है कि क्या टीम कामचोर नहीं हो जाएगी? डर के बिना काम आखिर कैसे होगा? ये बहुत ही स्वाभाविक सी शंका है जो अक्सर पारंपरिक सोच वालों के मन में आती है। लेकिन विज्ञान हमें कुछ और ही बताता है। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का मतलब जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी खत्म करना बिल्कुल नहीं है। तो फिर इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लोगों को नए विचार सामने रखने और प्रयोग करने पर सजा का डर ना हो। देखिए, जब किसी इंसान के अंदर डर हावी होता है तो उसका दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। अच्छा, मतलब वो सिर्फ खुद को बचाने की सोचने लगता है। बिल्कुल। न्यूरोलॉजी के नजरिए से देखें तो डर हमारे दिमाग के उस हिस्से को सक्रिय कर देता है जो हमें खतरे से बचाता है, यानी अमिगडाला। और साथ ही जो रचनात्मकता वाला हिस्सा है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, उसे लगभग बंद कर देता है। बाप रे, मतलब बायोलॉजिकली ही रचनात्मकता खत्म हो जाती है। एकदम सही। अगर किसी टीम में लोगों को ये डर सताता रहेगा कि गलती करने पर उनका मजाक उड़ाया जाएगा या उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो वे कभी कोई नया या आउट ऑफ द बॉक्स विचार सामने नहीं रखेंगे। वे सिर्फ वही करेंगे जो सुरक्षित है। हाँ, और सुरक्षित रहकर कभी असंभव लक्ष्य हासिल नहीं किए जाते। यानी डर इनोवेशन की सबसे जल्दी हत्या करता है। जो हाई परफॉर्मिंग टीमें होती हैं, उनकी खासियत यह है कि वहां गलतियां करने की एक तरह से कैलकुलेटेड छूट होती है। बिल्कुल कैलकुलेटेड छूट। लेकिन गलतियों की ये छूट देना एक लीडर के लिए इतना जरूरी क्यों है? इससे टीम को असल में क्या हासिल होता है? इससे जो सबसे बड़ी चीज हासिल होती है वो है भरोसा या ट्रस्ट। जब एक लीडर अपनी टीम से कहता है कि हाँ, तुम ये नया तरीका आजमा सकते हो और अगर ये काम नहीं करता है तो हम मिलकर इसे ठीक करेंगे। मतलब लीडर उनके पीछे खड़ा है। हाँ,
उन्हें अकेले इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। ऐसा कहकर लीडर असल में एक सुरक्षित दायरा बना रहा होता है, और इसी भरोसे की नींव पर ही कोई भी टीम असंभव लगने वाले लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ा सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बिना मनोवैज्ञानिक सुरक्षा के टीम हमेशा अपना बचाव करने में लगी रहेगी, कागजी कार्रवाई पूरी करने में लगी रहेगी, लेकिन असल में आगे बढ़ने का जोखिम कभी नहीं लेगी। बिल्कुल, वे बस अपना काम बचाने में लगे रहेंगे। ये बात बहुत गहरी है। बचाव की मुद्रा में रहकर आप कभी प्रयोग नहीं कर सकते। इसी से जुड़ी एक और बात जो कॉटलर के रिसर्च से निकल कर आती है, वो है साझा मिशन और ऑटोनॉमी। अब मिशन स्टेटमेंट तो हर कंपनी की वेबसाइट या ऑफिस की दीवार पर टंगा होता है। हाँ, वो तो हर जगह देखने को मिल जाता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इसमें नया क्या है? दीवार पर टंगे शब्दों और एक असल साझा मिशन में बहुत बड़ा अंतर होता है। अक्सर माना जाता है कि लोग सिर्फ अपनी सैलरी के लिए काम करते हैं। पैसा निश्चित रूप से जरूरी है, लेकिन जब बात असाधारण प्रदर्शन की आती है तो सिर्फ बाहरी प्रेरणा काम नहीं आती। मतलब सिर्फ बोनस का लालच देकर आप ग्रेटनेस हासिल नहीं कर सकते। एकदम सही। कॉटलर बताते हैं कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी टीमें एक गहरे साझा मिशन से प्रेरित होती हैं। यह मिशन कुछ ऐसा होना चाहिए जो लोगों के व्यक्तिगत मूल्यों से जुड़ता हो। यानी काम का कुछ मतलब होना चाहिए उनके लिए। हाँ, जब कोई लक्ष्य सिर्फ कंपनी का मुनाफा न होकर एक सामूहिक और अर्थपूर्ण लक्ष्य बन जाता है तो लोगों का मोटिवेशन कई गुना बढ़ जाता है। वे महसूस करना चाहते हैं कि वो किसी बड़ी चीज का हिस्सा है। तो यहाँ लीडर का क्या रोल होता है? लीडर का काम उस क्यों को पूरी तरह से स्पष्ट करना है, और एक बार जब वो मिशन स्पष्ट हो जाए तब बारी आती है ऑटोनॉमी के। ऑटोनॉमी का विचार सुनने में बहुत आकर्षक है, लेकिन फिर से एक सवाल दिमाग में आता है, अगर लीडर सबको अपनी मर्जी से काम करने की छूट दे दे तो क्या इससे एक तरह की अराजकता या क्योस पैदा नहीं होगा? ये डर भी बहुत आम है। ऑटोनॉमी और कंट्रोल खोने के बीच का बैलेंस कैसे बनता है आखिर? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ऑटोनॉमी का मतलब अराजकता या सबको अपने हाल पर छोड़ देना नहीं है। इसका सही मतलब है ओनरशिप या स्वामित्व बांटना। ओनरशिप मतलब जिम्मेदारी देना? हाँ, लीडर का काम यह तय करना है कि क्या करना है, यानी मिशन क्या है, लेकिन उस काम को कैसे करना है ये वो टीम पर छोड़ देता है। अच्छा, मतलब रास्ता टीम खुद चुनेगी? बिल्कुल। अगर हर छोटा बड़ा फैसला लीडर ही लेगा तो टीम धीरे धीरे निष्क्रिय या पैसिव हो जाएगी। वे सोचेंगे कि जब हर बात लीडर को ही तय करनी है तो हम अपना दिमाग क्यों लगाएं। सही बात है, फिर तो वो बस रोबोट बन जाएंगे। हाँ, लेकिन जब आप किसी को बताते हैं कि मंजिल क्या है और रास्ता उन्हें खुद खोजना है तो उनके भीतर जिम्मेदारी का एक गहरा एहसास पैदा होता है। वे उस काम को अपना मानकर करते हैं, और यही वो जगह है जहां क्रिएटिविटी अपने चरम पर होती है। यानी जब टीम निष्क्रिय हो जाती है तो असाधारण परिणाम की उम्मीद करना ही बेमानी है। और इसी प्रदर्शन को चरम तक पहुंचाने के लिए कोटलर एक बहुत ही दिलचस्प शब्द का इस्तेमाल करते हैं, फ्लो। हाँ, फ्लो स्टेट। ये फ्लो शब्द आजकल बहुत सुनने को मिलता है, लेकिन असल में इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ बिना डिस्टर्ब हुए ध्यान लगाकर काम करना है, या इसके पीछे कुछ और विज्ञान है? फ्लो महज ध्यान लगाना नहीं है। ये मानव प्रदर्शन की वो चरम अवस्था है जहां इंसान अपने काम में इतना डूब जाता है कि उसे समय का और यहां तक कि खुद का भी एहसास नहीं रहता, जिसे हम अक्सर इन द जोन होना भी कहते हैं। बिल्कुल, इन द जोन। न्यूरोलॉजी के अनुसार इस अवस्था में दिमाग में डोपामाइन, नॉरपेनेफ्रिन और आनंदमाइड जैसे रसायनों का एक कॉकटेल बहता है। वाओ, मतलब ये पूरी तरह से बायोलॉजिकल है। हाँ, ये सिर्फ फोकस नहीं बढ़ाता बल्कि पैटर्न पहचानने की क्षमता और रचनात्मकता को भी कई गुना बढ़ा देता है। एक महान लीडर का काम महज काम बांटना नहीं है, बल्कि एक ऐसा फ्लो फ्रेंडली वातावरण डिजाइन करना है जहां टीम के सदस्य इस अवस्था तक पहुंच सकें। तो कोई लीडर अपनी टीम के लिए ये फ्लो फ्रेंडली माहौल कैसे बना सकता है? इसकी बुनियादी शर्तें क्या हैं? किताब में इसकी 3 बहुत ही स्पष्ट शर्तें बताई गई हैं। पहला, स्पष्ट लक्ष्य। व्यक्ति को ठीक ठीक पता होना चाहिए कि उसे अभी क्या करना है। मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एकदम नहीं। दूसरा, तेज फीडबैक। उन्हें तुरंत पता चलना चाहिए कि उनका तरीका काम कर रहा है या नहीं, ताकि वे उसमें सुधार कर सकें। हाँ, क्योंकि अगर हफ्तों बाद पता चलेगा तो फ्लो तो वैसे ही टूट जाएगा। बिल्कुल। और तीसरा, कम से कम भटकाव या न्यूनतम डिस्ट्रैक्शन। एक लीडर को अपनी टीम के लिए एक ढाल की तरह काम करना पड़ता है। एक ढाल की तरह? ये बहुत ही अच्छा रूपक है। हाँ, वो टीम को बेवजह की मीटिंग्स, माइक्रो मैनेजमेंट और ऑफिस की राजनीति से बचाता है, ताकि वे अपने फ्लो में बने रहें। ये तो किसी भी काम करने वाले व्यक्ति के लिए एक सपने जैसा है। और यहीं पर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा सामने आती है, टैलेंट एम्प्लीफिकेशन। बहुत जरूरी विषय है ये।
क्या आप इसे थोड़ा विस्तार से समझा सकते हैं? क्योंकि ऐसा लगता है कि महान लीडर सिर्फ ये नहीं देखते कि किसमें क्या टैलेंट है, बल्कि वे उसके साथ कुछ अलग ही करते हैं। बिल्कुल। पारंपरिक व्यवस्थाओं में अक्सर एक बहुत बड़ी गलती की जाती है। वे लोगों की कमजोरियों को सुधारने पर बहुत ज्यादा समय और ऊर्जा खर्च करते हैं। हाँ, जैसे परफॉर्मेंस रिव्यू में हमेशा इस पर फोकस होता है कि आप में क्या कमी है। बिल्कुल वही। इसके अलावा वे लोगों को उन खांचों में फिट करने की कोशिश करते हैं जो पहले से बने हुए हैं, भले ही वो उस व्यक्ति के लिए सही ना हो। लेकिन इम्पॉसिबल लीडरशिप टैलेंट को एम्प्लीफाई करने, यानी उसे कई गुना बढ़ाने में विश्वास रखती है। तो ये होता कैसे है? महान लीडर ये देखता है कि हर इंसान की अपनी कोई ना कोई अनूठी ताकत होती है। जब किसी व्यक्ति के सही कौशल को सही भूमिका के साथ मिला दिया जाता है तो उनके प्रदर्शन में एक बहुत बड़ा उछाल आता है। यानी राइट स्किल को राइट रोल से मैच करना। हाँ, लीडर का काम उस व्यक्ति की ताकतों को पहचानना और उन्हें ऐसा माहौल देना है जहां वे ताकतें चमक सकें। जब ऐसा होता है तो वे सिर्फ अपना काम नहीं कर रहे होते, वे उसमें उत्कृष्टता हासिल कर रहे होते हैं। इसे सुनकर ऐसा लगता है कि लीडर का काम एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर जैसा है, जो हर संगीतकार की खूबी जानता है और सही समय पर उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का मौका देता है। बहुत ही उम्दा उदाहरण है ये। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक चीज की बहुत जरूरत है, और वो है संचार में स्पष्टता। अगर लक्ष्य और उम्मीदें स्पष्ट ना हो तो क्या होता है? अगर स्पष्टता नहीं है तो भ्रम पैदा होता है, और भ्रम किसी भी टीम की उत्पादकता का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये दिमाग की बहुत सारी ऊर्जा सिर्फ ये समझने में सोख लेता है कि असल में करना क्या है। मतलब टीम काम से ज्यादा ये सोचने में थक जाती है कि बॉस क्या चाहता है। बिल्कुल। अगर टीम को यही नहीं पता कि उनसे क्या उम्मीद की जा रही है तो वे चाहे कितने भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, वे उलझे रहेंगे। हाँ, स्पष्ट विजन और ईमानदार फीडबैक से ही वो भरोसा बनता है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। एक इम्पॉसिबल लीडर ये सुनिश्चित करता है कि दिशा पूरी तरह से साफ हो, ताकि टीम की पूरी ऊर्जा काम पर लगे, ना कि असमंजस दूर करने में। समझ गई। किताब में एक जगह लीडिंग बाय एग्जाम्पल यानी उदाहरण पेश करने का भी जिक्र है। अब ये तो बहुत पुरानी बात है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। इसमें इम्पॉसिबल लीडरशिप वाला क्या नया एंगल है? ये सच है कि ये पुरानी बात लगती है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बहुत आधुनिक है। ये सीधे तौर पर हमारे जीव विज्ञान और मिरर न्यूरॉन से जुड़ा है। मिरर न्यूरॉन्स ये कैसे काम पाते हैं? इंसान विकासवादी तौर पर दूसरों की नकल करके सीखते हैं। लीडरशिप केवल पद या अथॉरिटी से नहीं आती, ये व्यवहार से आती है। उदाहरण पेश करना ही सबसे शक्तिशाली संचार है। मतलब जो हम देखते हैं वही हम करते हैं। बिल्कुल। अगर कोई लीडर चाहता है कि उसकी टीम मुश्किल समय में शांत रहे, तो पहले उसे खुद दबाव में शांत रहना होगा। अगर वो चाहता है कि टीम नई चीजें सीखे और अपनी गलतियों को स्वीकार करे, तो पहले लीडर को खुद अपनी गलतियां स्वीकार करके दिखानी होंगी। वाओ, ये बहुत पावरफुल है। टीम हमेशा वही करती है जो लीडर करता है, न कि वो जो लीडर कहता है। आपका व्यवहार आपके शब्दों से कहीं ज्यादा तेज आवाज में बोलता है। टीम वही करती है जो लीडर करता है। ये बात हर उस व्यक्ति को याद रखनी चाहिए जो किसी भी रूप में नेतृत्व कर रहा है। चलिए अब उस बिंदु पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। असफलता की बात कर रही हैं आप? हाँ, क्योंकि जब हम असंभव लक्ष्यों की बात करते हैं तो जाहिर है कि नए नए प्रयोग करने होंगे, और जहां प्रयोग होंगे वहां असफलता भी मिलेगी, ये तो तय है। तो एक साधारण लीडर और एक महान लीडर इस असफलता को कैसे संभालते हैं? यहीं पर वो सबसे महत्वपूर्ण और गहरी पंक्ति आती है जिस पर इस पूरे अध्याय का जोर है। कोटलर कहते हैं, असफलता डेटा है, हार नहीं। असफलता डेटा है, हार नहीं। बहुत गहरी बात है। हाँ, एक साधारण लीडर असफलता को व्यक्तिगत हार मान लेता है या तुरंत किसी को बलि का बकरा ढूंढने लगता है। वो भड़कता है और पूछता है कि दोष किसका है, जो कि ईगो से प्रेरित रवैया है। बिल्कुल। इसके उलट एक महान लीडर विकास से प्रेरित होता है। जब कोई प्रयोग विफल होता है तो वो पूरी टीम के साथ मिलकर एक पोस्टमार्टम करता है, लेकिन बिना किसी दोषारोपण के। वो किसी पर उंगली नहीं उठाते। नहीं, वे इस बात का जश्न मनाते हैं कि उन्हें नया डेटा मिला है जो बताता है कि कौन सा तरीका काम नहीं करता। वे पूछते हैं, हम इससे क्या सीख सकते हैं और अगली बार हम इसे बेहतर कैसे कर सकते हैं। क्या शानदार नजरिया है। असफलता को महज सूचना या डेटा मानना पूरी संस्कृति को बदल देता है, और जब एक टीम इस तरह के भरोसे, साझा मिशन और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा के साथ काम करती है जहां गलतियों को डेटा माना जाता है, तब किताब के अनुसार एक बहुत ही जादुई चीज होती है जिसे ग्रुप फ्लो कहा गया है। हाँ, ग्रुप फ्लो। ये व्यक्तिगत फ्लो से कैसे अलग है?
व्यक्तिगत फ्लो तब होता है जब एक इंसान पीक परफॉर्मेंस में होता है, लेकिन ग्रुप फ्लो तब होता है जब पूरी की पूरी टीम एक ही लय में आ जाती है। जैसे कोई स्पोर्ट्स टीम। हाँ, आपने देखा होगा जब कोई बेहतरीन जैज बैंड परफॉर्म कर रहा होता है या कोई स्पोर्ट्स टीम मैदान पर एक दूसरे के विचारों को बिना बोले समझ लेती है। हाँ, उनका तालमेल एकदम अलग स्तर का होता है। जब टीम के सदस्य मनोवैज्ञानिक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं और एक गहरे साझा मिशन से जुड़े होते हैं, तो वो एक कलेक्टिव पीक परफॉर्मेंस की स्थिति में पहुंच जाते हैं। विचार बहुत तेजी से आते हैं, फैसले सहजता से लिए जाते हैं और पूरी टीम की ऊर्जा का स्तर हमेशा ऊंचा रहता है। और यही ग्रुप फ्लो और टीम का आपसी भरोसा तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब कोई बड़ा संकट या चुनौती सामने आती है। हाँ, क्योंकि चुनौतियां तो आएंगी ही, निश्चित रूप से। और ऐसे दबाव के समय में ही लीडरशिप की असली परीक्षा होती है। संकट के समय टीम अनजाने में ही सही लीडर के चेहरे और हाव भाव की तरफ देखती है। हाँ, पैनिक सिचुएशन में सब लीडर को ही देखते हैं। अगर लीडर दबाव में घबरा जाता है तो पूरी टीम में दहशत फैल जाती है, लेकिन अगर लीडर शांत रहता है तो उसकी यह स्थिरता टीम को भी स्थिरता देती है। मतलब कामनेस भी छूत की बीमारी की तरह है। बिल्कुल, जिस तरह डर संक्रामक होता है उसी तरह आत्मविश्वास और शांति भी संक्रामक होती है। लीडर की यह स्थिरता टीम के लचीलेपन या रेजिलियंस को बरकरार रखती है, जिससे वे हर मुश्किल का डट कर सामना कर पाते हैं। तो अगर हम इस पूरे विस्तृत विश्लेषण के धागों को एक साथ समेटें तो ये बात बिल्कुल आईने की तरह साफ हो जाती है कि एक इम्पॉसिबल टीम बनाना कोई जादू नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसमें पूरा विज्ञान शामिल है। इसके लिए कुछ बहुत ही ठोस और जरूरी तत्वों का एक कॉम्बिनेशन चाहिए। पहला, एक बेहद स्पष्ट और अर्थपूर्ण साझा मिशन। दूसरा, एक ऐसा माहौल जहां मनोवैज्ञानिक सुरक्षा हो और लोग बिना डर के नए विचार रख सके। सही का। तीसरा, ऑटोनॉमी, जहां लोगों को उनके काम का स्वामित्व मिले। चौथा, एक फ्लो फ्रेंडली माहौल जो भटकाव को कम करे। और अंत में एक ऐसी संस्कृति जहां असफलता को सजा नहीं बल्कि आगे बढ़ने का डेटा माना जाए। बिल्कुल सटीक सारांश है ये। और इस पूरी चर्चा के अंत में स्टीवन कॉटलर का जो सबसे प्रभावशाली संदेश सामने आता है वो ये है कि लीडरशिप का मतलब खुद हीरो बनना नहीं है। खुद हीरो बनना नहीं है। हाँ, पारंपरिक रूप से हमारी कहानियों में लीडर वो होता है जो अंत में आके सबको बचा लेता है, लेकिन इम्पॉसिबल लीडरशिप का असली अर्थ है दूसरों को हीरो बनने का मंच देना। ये बहुत खूबसूरत विचार है। ये सत्ता या पावर का खेल नहीं है जहां एक व्यक्ति सब पर हुक्म चलाता है। ये एक क्षमता या पोटेंशियल का खेल है। एक महान लीडर वो है जो ऐसा वातावरण तैयार करे जहां साधारण लोग असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकें। सच में, जब हम दूसरों की क्षमताओं को उड़ान भरने का मौका देते हैं तभी हम सामूहिक रूप से असंभव को संभव बना पाते हैं। यह सिर्फ ऑफिस या कॉर्पोरेट दुनिया तक सीमित नहीं है, यह किसी भी उस जगह लागू होता है जहां इंसान मिलकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये हर क्षेत्र में लागू होता है। तो इस पूरी गहरी चर्चा को समेटते हुए यह एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को गहराई से सोचना चाहिए। हमने इस बात पर विस्तार से चर्चा की कि महान टीमें असफलता को महज डेटा मानती हैं, हार नहीं। हाँ, यही सबसे बड़ा टेक अवे है आज का। तो जरा सोचने वाली बात है, अगर असफलता महज डेटा है तो क्या हमारी मौजूदा व्यवस्थाएं, चाहे वो शिक्षा प्रणाली हो, कॉर्पोरेट ऑफिसेज हो या यहाँ तक कि घर का माहौल हो, असल में लोगों को सफल होने के लिए तैयार कर रही हैं या सिर्फ ये नया डेटा इकट्ठा करने से डरा रही हैं? बहुत बड़ा सवाल है ये। अगर किसी सामूहिक प्रयास में कल कोई बड़ी गलती होती है तो क्या पहली प्रतिक्रिया सजा देने की या डांटने की होनी चाहिए, या फिर उस नए डेटा का जश्न मनाने की जो हमें ये बताता है कि क्या काम नहीं करता? इस विचार के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उन तरीकों पर विचार करना जारी रखें जो असंभव को संभव बना सकते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।